डिस्कस कर रही थी। परसों जब हम क्लास ले रहे थे, मैंने कल वीडियो भेजे थे आप लोगों के पास, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सेट्स और बेसिक पार्ट था, वहाँ भी शायद हो सकता है आप लोगों ने देख लिया होगा। जो परसों हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पार्ट हमने डिस्कस किया था। एडिशन थ्योरम, इसका वर्ड्स में मीनिंग है ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स ए और बी। जो दो इवेंट हमारे पास हैं ए और बी, उनमें से एटलीस्ट वन, कम से कम एक इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास ये होगी। बेटा जो बातें बता रहा हूँ, जिसके जो बात समझ में ना आए वो बीच में बोल देना। जब तक आप लोग लिमिट्स में रहेंगे तब तक मैं अपनी तरफ से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, सभी को म्यूट नहीं कर रहा हूँ। जिसके जो बात समझ में ना आए उसी टाइम बोल देना कि सर एक बार रिपीट कर दें, मैं रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन निकालने की बजाय वो कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी है, जो कॉन्सेप्ट इन मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है, जो आप लोगों ने डाउट के रूप में भेजे हैं। उसके बाद बताया था इफ ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको 0 बता रखी है। ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है, नल इवेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाएगी। ये रिजल्ट यहां पुट कर दूंगा मैं। इन दैट केस ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और एक कंडीशन और अप्लाई कर दें, ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ए और बी जो हैं वो एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, एग्जॉस्टिव भी। तो उस केस में एग्जॉस्टिव के लिए एक कंडीशन और लग जाएगी, ए यूनियन बी सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाएगा। ए यूनियन बी सैंपल स्पेस, ए यूनियन बी की जगह मैं एस पुट करूंगा सैंपल स्पेस, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1, और बाकी कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में। ये 1 हो गया इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए और बी दो इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आएगा। दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम अगर 1 दिया हुआ है, इसका मतलब डेफिनेटली वो दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। कोई भी इवेंट ए और उसका कॉम्प्लीमेंट आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। सैंपल स्पेस है डाई का थ्रो, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट बताया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सैंपल स्पेस में से इवेंट के अंदर जो सैंपल पॉइंट है वो हटा दो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बच जाएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 2 4 6। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल है। तो बी को मैं यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर दूंगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाह रहे हो, अगर उसके प्रोबेबिलिटी निकालना कॉम्प्लिकेटेड है, लेंदी, तो आप उसकी बजाय उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल दो और उसको एक में से माइनस कर दो। यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए,
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ए की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का इवेंट। कोई भी इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, दोनों में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है, एक में से माइनस करके आप दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकाल दोगे। दूसरा कौन? या तो इवेंट या उसका कॉम्प्लीमेंट। इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, एक में से माइनस कर देना, कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, एक में से माइनस कर देना, इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन थ्योरम का केस था। दो की बजाय अगर तीन इवेंट हैं, तीन इवेंट, तो सेट वाला जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उस वीडियो में आपने देखा होगा, वहां सेट का एक रिजल्ट आया होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ थ्री सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, पेयर वाइज दो दो का इंटरसेक्शन और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए, और तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो ऐड हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीन सेट्स का यूनियन दिया हुआ है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, दो का इंटरसेक्शन और नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन, और लास्ट में तीनों का जो इंटरसेक्शन उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड होंगे। दोनों साइड्स को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस यानी कि एग्जॉस्टिव केसेस से डिवाइड कर दिया। दोनों साइड्स को मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से डिवाइड करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड करते ही आपके पास ये जो n है वो p में चेंज हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। a यूनियन b यूनियन c एक इवेंट है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इट इज इक्वल टू, हर जगह n p से रिप्लेस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ c माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ c इंटरसेक्शन a। अगर आपको तीन इवेंट दिए गए तो उन तीन इवेंट्स में से एटलीस्ट वन इवेंट जो है उसके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ c माइनस दिस लास्ट में a इंटरसेक्शन में क्वाइट छूट गया, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c लास्ट में आएगा। इसको सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास रहेगा। अगर तीनों इवेंट a b और c पेयर वाइज एक्सक्लूसिव, a b और c अगर पेयर वाइज एक्सक्लूसिव हैं, मतलब क्या हुआ, a इंटरसेक्शन b5 b इंटरसेक्शन c5 और c इंटरसेक्शन ab5, इसका मतलब इन सब की प्रोबेबिलिटी जीरो, इसकी प्रोबेबिलिटी भी जीरो, इसकी प्रोबेबिलिटी भी जीरो। जब दो का इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो तीनों का इंटरसेक्शन भी हर हालत में एम्प्टी मिलेगा, उस केस में सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b यूनियन c विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ c। ये आपका एडिशन थ्योरम तक का पार्ट है, एडिशन थ्योरम। बेटा बेस आप चाहे कहीं तक चले जाना प्रोबेबिलिटी में यही रहेगा, इससे बाहर बस क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल आ जाएंगे, 10th में थोड़ा सा लेवल ये है, 11th में थोड़े से और मुश्किल आ जाएंगे, 12th में और ज़्यादा मुश्किल आ जाएंगे, कुछ टॉपिक इसमें और ऐड हो जाएंगे। मैं इसमें आ रहा हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है ये। एडिशन थ्योरम पढ़ी हमने, एडिशन थ्योरम, क्योंकि एक्चुअल में मैं मल्टीप्लिकेटिव लॉ की तरफ जाना चाह रहा हूँ। मल्टीप्लिकेटिव लॉ,
इसका मतलब है आइदर ए और बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ आइदर ए और बी। मैंने 3 नोटेशन बताए थे इसके ए यूनियन बी के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कह सकते हो, और इसको मैं ए प्लस बी भी कह सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी को ऐड करना है, मीनिंग यही है प्रोबेबिलिटी के केस में कि आइदर ए और बी के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी। जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ हमें बताएगा, मल्टीप्लिकेटिव लॉ वो 2 इवेंट्स के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी बताएगा। 2 इवेंट्स के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें मल्टीप्लिकेटिव लॉ में मिलेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव लॉ की जो डेफिनेशन है उससे पहले एक डेफिनेशन आ रही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुने, एटलीस्ट मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया जो पहले बच्चों के सामने डिस्कस नहीं किया था। पहले डिस्कस कर रहा हूँ, फिर उनको अप्लाई करूँगा क्वेश्चन में। कैसे अप्लाई करेंगे वो साथ के साथ बताते चलेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले डेफिनेशन है ए एंड बी बी एनी 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ए और बी कोई भी 2 इवेंट हैं जो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event A when B have already occurred is called conditional probability of A. And denoted by probability of A when B have already occurred. ये नोटेशन है। A अपॉन B का मतलब ये कंडीशनल इवेंट है। इवेंट B अक्कर हो चुका, इवेंट B अक्कर हो चुका, उसके बाद हमें A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। समझने की कोशिश करें। सपोज कोई बैग दिया हुआ आपके पास, बैग में 5 रेड और 5 व्हाइट बॉल है, टोटल 10 बॉल हैं, 5 रेड है और 5 व्हाइट है। 2 balls are drawn 1 by 1 and without replacement। लगभग ऐसे ही डाउट आपके जो हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट डिस्कस करना जरूरी था। 2 balls are drawn 1 by 1 and without replacement। 2 balls are drawn 1 by 1 and without replacement। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट ड्रा में 1 by 1 और विदाउट रिप्लेसमेंट, 1 by 1 पहले ड्रा में जो बाल निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब उसको बाहर रख दिया बैग से। दूसरे ड्रा के समय वो वापिस बैग में नहीं है। पहले ड्रा में बॉल निकाली हमने, तो पहले ड्रा से पहले तो 10 बॉल है, एक बॉल निकाल ली उसको बाहर रख दिया। दूसरे ड्रा से पहले इस बैग में 9 बॉल बचेंगी। इफ फर्स्ट बॉल इज रेड, पहले ड्रा में जो बॉल निकाली वो रेड है, तो सेकंड ड्रा में रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। सर दूसरे ड्रॉ में जो बॉल निकालेंगे तो 8 बचेंगे, 9 क्यों बचेंगे? बेटा फर्स्ट ड्रा के अंदर जब आप बॉल निकाल रहे हो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2 balls are drawn 1 by 1 and without replacement।
1/1 का मतलब क्या हुआ, निकाल तो मैं 2 रहा हूँ लेकिन एक एक करके निकाल रहा हूँ, साइमल्टेनियस नहीं निकाल रहा एक साथ 2 कि एक साथ 2 निकाल ली और उनको बाहर रख दिया। निकाली टोटल 2 हैं लेकिन एक के बाद एक, पहली बॉल निकाली उसको बाहर रख दिया, तो 10 में से एक ही बॉल बाहर निकली है, कितने बचेंगे 8 या 9? समझे, निकाल रहे हैं 2 ओके सर। लेकिन एक के बाद एक, इकट्ठी 2 नहीं निकालने हैं। अगर साइमल्टेनियस का केस है कि एक साथ हाथ अंदर डाल के 2 बॉल निकाल ली, वो केस अलग हो जाता है। मैंने परसों भी आपको बताया था कि अगर हमें 2 बॉल निकालनी है तो 3 सिचुएशंस होती हैं, 1/1 एंड विद रिप्लेसमेंट, 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट और साइमल्टेनियस ड्रा, तीनों में डिफरेंस है। मैंने कहा R1 इवेंट कह दिया, फर्स्ट ड्रा में रेड बॉल निकाली, फर्स्ट ड्रा में रेड बॉल निकाली, और R2 इवेंट है रेड बॉल इन सेकंड ड्रा। अब सेकंड ड्रा के अंदर जो मैं रेड बॉल निकाल रहा हूं ना सेकंड ड्रा में, इस रेड बॉल का निकलना डिपेंड कर रहा है पहले ड्रा में कैसी बॉल निकली है। तो इसको मैं लिखूंगा सेकंड ड्रा में रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जब पहले ड्रा में रेड बॉल निकल चुकी। मैंने यहाँ इवेंट ए और बी नाम दिया हुआ है, भले ही आप यहाँ R1 और R2 को ए और बी नाम दे दो। मैंने R4 रेड दे दिया और 1 और 2 मीन्स फर्स्ट और सेकंड ड्रा कह दिया। आप इसको ए और बी भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड ड्रा में रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जब पहले ड्रा में रेड बॉल निकल चुकी। तो परिस्थितियों के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, क्या परिस्थितियां हैं, पहले ड्रा में बॉल निकाली उसको बाहर रख दिया, यही केस होता, दिस सिचुएशन, डिफरेंस है दोनों में। B1 अक्कर होने का मतलब है, B मैंने कह दिया वाइट, सॉरी W, रेड और व्हाइट बॉल है, W1 अक्कर होने का मतलब पहले ड्रा में व्हाइट बॉल निकल चुकी, उसके बाद दूसरे ड्रा में रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। जब पहले ड्रा में व्हाइट बॉल निकाल चुका एक में, तो 9 के अंदर 5 रेड बच गई और 4 व्हाइट, टोटल तो 9 है, और उसमें से रेड निकाल रहा हूं तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी 5/9। पहले ड्रा में रेड बॉल निकल चुकी, बॉल 9 ही बच गई, लेकिन क्योंकि फर्स्ट ड्रा में रेड बॉल निकली है इसलिए सेकंड ड्रा में रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/9। यानी कि मैंने R2 की प्रोबेबिलिटी निकाली है, सेकंड ड्रा में रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाली है, जब बॉल 1/1 और विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो पहले वाला जो ड्रा है वो हमारे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को प्रभावित करेगा। आगे हम डेफिनेशन देंगे, सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट्स। एक बार पेपर में आया हुआ था, शायद 4 ऑप्शन दिए हुए थे आपको कि भाई हम इस प्रकार ऐसा कर रहे हैं तो ये इवेंट एक्सक्लूसिव होंगे, एग्जॉस्टिव होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट होंगे। तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं वो मैं थोड़ी देर के अंदर बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। कंडीशनल, हाँ ये अब देखो इसके अंदर, अगर ये विदाउट की बजाय विद रिप्लेसमेंट होता, बस इसी में डेफिनेशन छुपी हुई है इंडिपेंडेंट इवेंट की। मैंने फर्स्ट ड्रा के अंदर कोई भी बॉल निकाली उसको वापस रख दिया, विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये, मतलब जो बॉल फर्स्ट ड्रा में निकाली उसका कलर नोट किया और उसको सेकंड ड्रा से पहले बैग में वापस रिप्लेस कर दिया। यानी कि सिचुएशन जो पहले ड्रा से पहले थी वही एज इट इज सिचुएशन, आइडेंटिकल सिचुएशंस आ गई सेकंड ड्रा से पहले। पहले ड्रा में आप रेड बॉल निकाल रहे हो, ठीक है, निकल गई रेड बॉल पहले ड्रा में, निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/10 है। पहले ड्रा में जो भी बॉल निकली थी उसको वापस बैग में रख दिया। वापस बैग में रखने का मतलब है दूसरे ड्रा से पहले उसमें बॉल टोटल 10 हो चुकी, फिर पहले ड्रा से पहले भी 10 बॉल थी, दूसरे ड्रा से पहले भी 10 बॉल है, वहां से आप एक रेड निकालोगे, प्रोबेबिलिटी 5/10। पहले ड्रा में व्हाइट बॉल निकली, निकाल के उसको वापस बैग में रख दिया, 5 रेड और 5 व्हाइट हो गई, फिर दूसरे ड्रा में रेड बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 5/10।
पहले ड्रा में चाहे रेड बॉल निकले या पहले ड्रा में वाइट बॉल निकले, फर्स्ट ड्रा का सेकंड ड्रा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्स्ट ड्रा में चाहे इस बैग में से रेड बॉल निकले या वाइट बॉल निकले, उस फर्स्ट ड्रा का सेकंड ड्रा की प्रोबेबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेकंड ड्रा में पहले में रेड निकलने के बाद रेड निकालूंगा तब भी 5/10, पहले में वाइट निकालने के बाद सेकंड में रेड निकालूंगा तब भी प्रोबेबिलिटी 5/10। Such type of events are called independent events. When the occurrence of one event does not affect the probability of other. When independent events, when the occurrence of one event does not affect the probability of other. भाई इस R1 की अकरेंस का कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं फर्क पड़ा। फर्स्ट ड्रा में रेड निकलने के बाद सेकंड में रेड निकाली तब भी प्रोबेबिलिटी 5/10। फर्स्ट में वाइट निकलने के बाद रेड निकाली सेकंड में तब भी प्रोबेबिलिटी 5/10। यानी कि फर्स्ट ड्रा में कुछ भी अक्कर हुआ हो उसका सेकंड ड्रा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। तो हिंट बता दूं, कार्ड्स निकाल रहे हो, कार्ड्स बॉल्स निकाल रहे हो, आर्टिकल्स निकाल रहे हो, बल्ब सिलेक्ट कर रहे हो, अगर 1/1 और विद रिप्लेसमेंट, 1/1 एंड विद रिप्लेसमेंट, तो वहां इवेंट आपको इंडिपेंडेंट मिलेंगे। इंडिपेंडेंट की पहचान क्या है? बॉल्स निकाल रहे हैं, कार्ड्स निकाल रहे हैं, ठीक है, या कुछ आइटम्स आपको दिए हुए हैं, इंटीजर्स आप सिलेक्ट कर रहे हो, कुछ आइटम्स दिए हुए हैं उसमें से आइटम्स सिलेक्ट कर रहे हो, 1/1 और विद रिप्लेसमेंट, इन दैट केस इवेंट्स विल बी इंडिपेंडेंट। तो ये मैंने इसमें बताया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट के अकर होने के बाद दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो उस दूसरे इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है, जिसका नोटेशन ये होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये जो इवेंट है ना कंडीशनल इवेंट, इट इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉन जीरो। अगर बी इवेंट नल इवेंट है तो उस केस में इस कंडीशनल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है या ये जो कंडीशनल इवेंट है मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता अगर बी आपके पास 5 दिया हुआ है तो। इसी प्रकार बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब ए अक्कर हो चुका, इट इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉन जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉन जीरो। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझें इसको, और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कोई और डिस्कस करने के लिए। When a die is thrown, मैं फॉर्मूले की तरफ पढ़ रहा हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, when a die is thrown, let A be the event of getting an even number and B be the event of getting a number greater than 3। इवेंट ए हमारे पास है, A be the event of getting an even number। इसका मतलब जो इवेंट ए हमारे पास है उसमें सैंपल पॉइंट होंगे 2, 4 और 6। बी मैंने कहा है ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 3, 4, 5, 6। बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3। मैंने ए और बी दोनों इवेंट ले लिए। अब मैं यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी
जब बी अकर हो चुका है। बी अकर हो चुका, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आउटकम है या तो 4 है या 5 है या 6 है। बी अकर हो चुका यानी कि आउटकम या तो 4 आई है या 5 या 6। इन तीनों में से अगर आउटकम कोई भी नहीं है, ना 4 ना 5 ना 6, यानी कि 1 2 और 3 में से कोई है, तो उस केस में ये मीनिंगलेस है, कोई मीनिंग नहीं बचता इसका। क्यों नहीं बचता? क्योंकि आउटकम अगर 1 2 या 3 आ रही है तो इवेंट बी अकर नहीं हो रहा, इवेंट बी ही अकर नहीं हो रहा। हम यहाँ पर एक ही प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जब पहले बी अकर हो चुका। हमने परिस्थितियों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आउटकम या तो 4 है या 5 है या 6 है। उसके बाद यानी कि आउटकम 4 5 या 6 आ गया, उसके बाद आपको इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, वो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। मैंने क्या कहा आपको? परिस्थितियां सीमित कर दी गई हैं कि आउटकम या तो 4 है या 5 है या 6 है, 4 5 या 6। ये इवेंट बी अब एक तरह से सैंपल स्पेस का काम करेगा। जो अकर हो चुका, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते समय वो सैंपल स्पेस का काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि भाई 4 5 या 6 से बाहर जाते तो हम इस कंडीशनल इवेंट की बात ही नहीं कर पाएंगे। अब 4 5 और 6 में से ए का अकर होगा जब इवन नंबर आए। अब इवन नंबर 2 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 2 आने का मतलब तो क्या है? बी अकर नहीं होगा। तो 4 5 और 6 में से इवन नंबर 2 है, 4 और 6। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी 2/3। 2/3 क्यों आई 2/3? भाई आउटकम या तो 4 है या 5 है या 6, आइदर 4 और 5 और 6। अब इन तीनों में से ऐसे कितने हैं, तीनों में से ऐसे कितने हैं जो एक ही इवेंट, एक ही अकरेंस को इंश्योर कर रहे हैं? ए अकर कब होगा? जब आउटकम या तो 2 आए या 4 आए या 6 आए। लेकिन मैंने क्या कहा आपको कि आउटकम 4 5 या 6 में से कोई एक है, तो उसमें से इवन कितने? 2। कौन कौन? 4 और 6। तो इन तीनों में से जो ए के फेवर में है वो कितने हो गए? 2 हो गए। और ये अपॉन में क्या आ गया? 3। इट इज इक्वल टू, व्हाट इज 2? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज 3? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ऊपर नीचे दोनों को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूंगा, तो ऊपर आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे आ गया प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला ड्राइव हो गया ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब इवेंट बी अकर हो चुका, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को जो इवेंट अकर हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दो, आपके पास कंडीशनल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई। बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में निकालना चाहूं जब ए अकर हो चुका, ए अकर हो चुका, इसका मतलब आउटकम या तो 2 है या 4 है या 6 है। इनसे बाहर 1 3 और 5 के बारे में नहीं सोचेंगे। 2 4 और 6 में से ऐसे कितने सैंपल पॉइंट हैं जो इस बी की अकरेंस को कंफर्म कर रहे हैं? 2। कौन कौन से? 4 और 6। 4 और 6। तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी 2/3। 2/3 अगेन। यहाँ एक आध एलिमेंट और बढ़ा लो, 3 और ले लो इसमें। अगर मान लो आपको दोनों में 3 एलिमेंट हो से किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, ग्रेटर देन 2 कह दिया, मान लो सपोज ये केस आ गया बी। ए की प्रोबेबिलिटी जब बी अकर हो चुका, इस 3 की जगह 4 आ जाएगा। पहला जो मेन पॉइंट है, पहला जो परिस्थितियां यहाँ रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं उसमें ये है कि भाई जहाँ बी अकर नहीं होगा उनके बारे में तो बात ही नहीं करनी। आउटकम 1 या 2 आ रहा है तो बी अकर नहीं हो रहा, तो वो तो रेस से पहले ही बाहर है। बाकी बच गए 4। इन चारों में से ऐसे सैंपल पॉइंट कितने हैं जो ए की अकरेंस को कंफर्म कर रहे हैं? 2 4 और 6। तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी आएगी? 2/4। बी की प्रोबेबिलिटी जब ए अकर हो चुका, ए अकर हो चुका, आउटकम क्या है? या तो 2 4 या 6। तो यहाँ पर आपके पास अपॉन में क्या आ गया? 3। इसमें से ऐसे सैंपल पॉइंट कितने हैं? 2 4 और 6 में से जो साथ साथ बी की अकरेंस को कंफर्म कर रहे हैं 2 4 और 6। तो ये प्रोबेबिलिटी 2/3। अगेन
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ऊपर नीचे वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ। बेटा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को जो इवेंट अकर हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दो। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को जो इवेंट अकर हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दो, आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को जो इवेंट अकर हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दो, लेकिन ध्यान रहे यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस आएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस फॉर्म में हो सकता है कोई नोटेशन आपको मिल जाए किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो उस केस में आप इस तरीके से निकालोगे कि ये इवेंट ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जब बी अकर हो चुका है। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दूसरा अकर हो चुका, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को जो इवेंट अकर हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अगला टॉपिक यहाँ पर आता है मेन जिसकी मैं बात कर रहा था, मल्टीप्लिकेटिव लॉ, probability of simultaneous occurrence of the events A and B. Multiplicative law of probability. Probability का मल्टीप्लिकेटिव लॉ क्या है? A and B be any two events associated with a random experiment then the probability of simultaneous occurrence of events A and B is equal to the product of probability of one event multiplied with conditional probability of other। दो इवेंट्स के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। मल्टीप्लिकेटिव लॉ नोटेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इंटू इस प्रकार, और लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तीनों में से कोई भी नोटेशन मिल सकता है, कोई भी नोटेशन। इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए into probability of B when A have already occurred, or it is equal to probability of B into probability of A when B have already occurred। मैंने डेफिनेशन में ऊपर क्या लिखा है, दो इवेंट्स के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी। दो इवेंट्स का साइमल्टेनियस का मतलब समझे पहले तो, डाई को थ्रो करना है, इवेंट ए हमारे पास है 1 2 3, इवेंट बी हमारे पास है 3 4 और 5। तो साइमल्टेनियस अकरेंस का मतलब हुआ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 का आना ए और बी दोनों के अकरेंस को इंश्योर करेगा। अगर आउटकम 3 आ रहा है तो उस केस में ए और बी दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं। तो साइमल्टेनियस का मतलब ए इंटरसेक्शन बी कह सकता हूँ, ए इंटू बी कह सकता हूँ, या फिर ए एंड बी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट मल्टीप्लाइड विद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर। हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, देखें एक बार।
सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए m1 दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी m2 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी वो हमारे पास गिवन है सपोज में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्रोबेबिलिटी में चेंज करना है तो आप सीधा सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर दो, और सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या है n। सपोज मैंने यहाँ से a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी निकाली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b m अपॉन में n, m अपॉन n। इस m अपॉन n को मैंने लिख दिया m अपॉन m1 इंटू m1 अपॉन n, m1 से नीचे मल्टीप्लाई, m1 से ऊपर मल्टीप्लाई। m1 अपॉन n क्या हुआ, m1 अपॉन n, m1 क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सैंपल स्पेस के, आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर दिया।